नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए राजनीति का अपराधीकरण टॉपिक लेकर आया हूं। छोटे सरकार, आपने नाम सुना ही होगा, यानी कि अनंत सिंह। छोटे सरकार का नाम हाल के राजनीति विमर्श में बार बार सुनाई देता है। उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार उन पर अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। फिर भी वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि बनकर बिहार विधानसभा में शपथ लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। यह विरोधाभास केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यापक प्रवृत्ति का संकेत है जिसे हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। एक कहावत है, लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति आज की राजनीति के एक कटु यथार्थ को उजागर करती है। लोकतंत्र जो नैतिक वैधता, जन विश्वास और विधि के शासन पर टिका होता है, जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से घिर जाता है, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विश्लेषण में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 51% निर्वाचित विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं, जिनमें 39% पर गंभीर प्रकृति के हैं। पंजाब में 50% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं और 20% गंभीर अपराध से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो संसद में लगभग 46% सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये लोकतंत्र की छवि को आहत करता है। समय समय पर यह आंकड़े जनता के सामने आते हैं, फिर भी राजनीतिक दल विनेबल फैक्टर को प्राथमिकता देते हुए उन उम्मीदवारों को टिकट दे देती है। अपराधियों का राजनीति में प्रवेश, चुनाव लड़ना और जीतकर संसद और विधानसभा तक पहुंचना ही राजनीति का अपराधीकरण का वास्तविक अर्थ है। इसका परिणाम गहरे और दूरगामी होते हैं। पहले परिणाम के अंतर्गत हम देखेंगे, शासन प्रभावित होता है, क्योंकि कानून बनाने वाली संस्था में ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनके ऊपर कानून तोड़ने का आरोप है। दूसरा, शासन की गुणवत्ता गिरती है। जनता जब प्रशासन से निराश होती है तो बाहुबली में त्वरित संरक्षण देखने लगती है, जिससे आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, लोकतंत्र की वैश्विक छवि विकृत होती है। चौथा, चुनावी फंड और बाहुबल की गठजोड़ राजनीति को धन बल प्रदर्शन का मंच बना देती है। और पांचवा, मतदाताओं को डराना धमकाना और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित करता है। इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए हमारी जो न्यायपालिका ने है समय समय पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 में प्रत्याशियों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा अनिवार्य किया गया। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में 2 वर्ष या अधिक की सजा पर तत्काल अयोग्यता सुनिश्चित की गई। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के माध्यम से नोटा का विकल्प दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 8(2) सिद्ध पर अयोग्यता का प्रावधान करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत व्यापक शक्तियां प्राप्त है। फिर भी राजनीति के अपराधीकरण का उन्मूलन अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण गहराई से जुड़े हुए हैं। जातीय समीकरण, संरक्षण की राजनीति, न्यायिक विलंब, चुनावी खर्च में काले धन का भूमिका, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, कई बार जनता स्वयं भी स्थानीय प्रभाव और त्वरित समाधान की उम्मीद में ऐसे व्यक्तियों को चुन लेती है। इस प्रकार समस्या केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? जैसे कि गंभीर अपराध में चार्ज फ्रेमिंग के बाद चुनाव लड़ने पर पूरी तरह कानूनी रोक लगा दी जाए। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक या विशेष अदालत समयबद्ध ट्रायल होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में आंशिक राज्य वित्त पोषण और खर्च की पारदर्शी ऑडिट होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिक दंडात्मक शक्तियां प्रदान करनी चाहिए और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शी टिकट वितरण की व्यवस्था हो। इसके अलावा पुलिस व अभियोजन तंत्र की स्वायत्तता सुनिश्चित हो। मतदाता को जागरूक बनाना होगा, नागरिक को शिक्षा देना होगा, मीडिया को जवाबदेह बनाना होगा। अंततः हम कहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण केवल कानून की खामी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता की परीक्षा है। न्यायपालिका और चुनाव आयोग के प्रयास तभी सफल होंगे जब राजनीतिक दल नैतिक इच्छा शक्ति दिखाएं और मतदाता जागरूक होकर स्वच्छ छवि वाले नेतृत्व को चुने। शुद्ध साधन ही शुद्ध साध्य तक ले जाते हैं
और यही सशक्त लोकतंत्र की वास्तविक नींव है। नहीं तो हम लोग देखेंगे कि भाई वीरेंद्र जैसे विधायक बिहार विधानसभा में दिखाई देंगे और आप देखते होंगे कि फ़ोन पर वो जो पंचायत सचिव है, उनको धमकाते हुए नज़र आएँगे। जो हमारे केसी सिन्हा है, जो मैथ के बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हैं, वो चुनाव हार जाते हैं, एक साधारण विधायक से जिनका एमएमएस वायरल हो जाता है। तो हमें अपनी नैतिक ज़िम्मेवारी को समझना होगा और नेताओं को भी समझना होगा कि एक समय के बाद संन्यास ले लिया जाता है। जिस प्रकार हमारे वैदिक काल में जिस प्रकार हमारे वैदिक काल में आश्रम व्यवस्थाएँ मौजूद थी, जो अंतिम अवस्था में संन्यास की घोषणा करता है 75 साल के बाद। तो बहुत सारे जो विधायक या सांसद हैं, जो एक उम्र के बाद उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। जैसे बिस्किट पर, दवाइयों पर, दूध पर एक्सपायरी डेट होता है, उसी प्रकार इनको भी अपने को एक्सपायरी डेट मानकर संसद और विधानसभा को खाली कर देना चाहिए। तभी हमारे अंदर से जो पर्सनैलिटी कल्ट वाली भावना है, उनके प्रति जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उनके प्रति न झुककर हम लोग लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।